तो ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, अगेन सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लेते हैं वहाँ पे क्या था ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, जो सर्किल यूज होता है वो क्लोज सरफेस के लिए, और ये हो जाता है ई डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जैक्टली यही चीज़ मैं ग्रेविटेशन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फ्लक्स, फाई ग्रेविटेशनल, दिस इज जी डॉट डी ए। ठीक है, एग्जैक्टली वही मीनिंग्स होंगे जो मीनिंग्स यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फ्लक्स। अब चार्ज की जगह तो हमें पता है कि मास यहाँ पे आता है, इनक्लोज्ड मास 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह पे यहाँ पे आता है 4πg। तो m इनक्लोज्ड इंटू 4πg। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसमें एक माइनस का साइन भी रहेगा, और माइनस का साइन यहाँ पर ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होगा इस तरीके का? तो मान लीजिए कोई भी एक इमेजनरी सरफेस है यहाँ पर ये, और इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट मास रखा हुआ है, क्योंकि अगर मास बाहर है तब तो कुछ होगा ही नहीं, मास अंदर है तभी हो सकता है। तो किसी भी मास पे जो लाइंस होंगे वो इस तरीके से रेडियली होंगे इसके लाइंस, और ये हमेशा सरफेस को क्रॉस करके अंदर आ रही होंगी। तो एक तरीके से ये एंटरिंग फ्लक्स होगा। तो ओनली एंटरिंग फ्लक्स इज पॉसिबल। और जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल या एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है तो वो बाहर की तरफ होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लेके चलते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा। यूजिंग गॉस लॉ कुछ वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना करते हैं, और इसमें हम इसका यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया करते हैं। जनरली स्फेयर वगैरह के जो फील्ड होते हैं वो हम इसका यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पर इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे डराइव नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली जो स्फेयर के ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलेज हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, उनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग द फार्मूला ऑलरेडी वी हैव डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर्स। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर होलर स्फेयर। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जब भी हम ये चीज़ें लिखते हैं तो उसके साथ साथ ये लिखते हैं कि ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हम मेंशन करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हमें मासेस से मतलब है। मास बस यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देयर इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और ये होलर स्फेयर है। बाहर के पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे एक पॉइंट वहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, यहाँ पे एक पॉइंट मास की तरह ये बिहेव करेगा, कैप्ड एट द सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर हो जाएगा gm/r², और पोटेंशियल का बाहर वाले पॉइंट्स के लिए आंसर हो जाता है माइनस का जरूर ध्यान रखें, -gm/r। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाता है। जैसे हमने शेल थ्योरम वगैरह भी वहाँ पे डिफाइन किया था कि अगर एक शेल है और उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे सरफेस के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर के पॉइंट पे या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट पे 0 आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। और अगर अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो सरफेस से पोटेंशियल है वही रहेगा। तो अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा, और सरफेस का पोटेंशियल है -gm/R। इनके ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ, अगेन फील्ड के लिए अगेन वही मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के ग्राफ बना रहे हैं इसमें। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्राफ अंदर 0 अप टू r = r, और उसके बाद में ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये gm/r² हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ बनाएंगे उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव ग्राफ बनेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। स्टार्टिंग में कांस्टेंट -gm/r, और उसके बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ यहाँ पर ही बन जाएगा। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज -gm/R, दिस इज फॉर r = r। इसके बाद में अगला नंबर है सॉलिड स्फीयर का। तो अगेन हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि किसी भी तरह कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग की बातें यहाँ पे नहीं होंगी, क्योंकि कई बार हम सिमिलरिटीज़ देखते देखते कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो उससे कोई मतलब नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड को, उससे मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ। तो मास यहाँ पे इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फॉर पॉइंट्स आउटसाइड, तो g की वैल्यू
पॉइंट मास की तरह gm/r², और पोटेंशियल की वैल्यू -gm/r। अंदर के पॉइंट्स पे r<r के लिए जो g है वहाँ पे आता है kqr/r3, ठीक है। तो kqr/r3 को यहाँ पे हम लिख देते हैं gmr/r3। एक तरीके से यहाँ पे r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और डायरेक्शन हमेशा रेडियली इन्वर्ट्स आएंगे इन सभी में। ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन रेडियली इन्वर्ट्स होंगे। इसको आप चाहो तो डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो। अगर आप डेंसिटी को यहाँ पे रख लो तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके का आ जाएगा gr/r3। मास को आप यहाँ पे लिख सकते हो 4/3 रो, इट इज़ 4/3 रो पाई r3। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4/3 रो g पाई r, कुछ इस तरीके का आंसर यहाँ पर यह डेंसिटी टर्म्स में मिल जाएगा। तो वही r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। फिर पोटेंशियल का आंसर, तो पोटेंशियल का आंसर इसके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जिस तरीके से वहाँ पे होता था। तो डायरेक्टली इसका भी मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। अंदर क्योंकि फील्ड है तो पोटेंशियल चेंज होता है, तो -gm/2r, अगेन माइनस का ध्यान रखेंगे, 3 - r²/r²। और सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूलेज आप जरूर याद रखो, क्योंकि प्लैनेट्स को, और जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके जो भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलेज या जो कुछ भी निकालते हैं वो उसको सॉलिड स्फीयर, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अज्यूम करके ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसलिए भी सॉलिड स्फीयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ g वर्सेस r। तो अगेन मैग्नीट्यूड का ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। अंदर के पॉइंट्स पे r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर वाले पॉइंट्स पे प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। इसमें आप देख सकते हो कि कैपिटल R यहाँ पर रख दो, चाहे कैपिटल R आप यहाँ पर रख दो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा आपको gm/r²। इस तरीके से पोटेंशियल का ग्राफ, तो पोटेंशियल में मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि वैल्यू है तो मैं दोनों साइड में ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। पोटेंशियल का ग्राफ मैं दोनों साइड में बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में पैराबोलिक ग्राफ बनता है, आपको पता ही है यहाँ पर इसके लिए, और उसके बाद में वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और नेगेटिव में आएगा यहाँ पर ये। तो अपवर्ड पैराबोला, और उसके बाद में फिर आगे जा करके यहाँ कहीं पर ये r=r से वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। अगेन एग्जैक्टली इसके लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, यही पैराबोला कंटिन्यू हो गया और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हो गया। तो दिस इज़ पैराबोलिक, दिस इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैल्यूज़ आप याद रख सकते हो। सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आती है -3/2 gm/r, r=0 आप रख लेंगे इसमें। r=r रखेंगे सरफेस के लिए, तो r=r, या r एक तरीके से -r टाइप है, उससे कोई ख़ास मतलब नहीं है वैसे। ये वैल्यू हो जाएगी -gm/R। तो पोटेंशियल के केस में यहाँ पर डिसकंटिन्यूस ग्राफ नहीं आता कभी भी। यहाँ पर इसके लिए भी डिसकंटिन्यूस नहीं आ रहा है अगर वॉल्यूम में चार्ज है। अगर सरफेस पे, अगर वॉल्यूम में मास है, अगर सरफेस पे होता सिर्फ, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड का डिसकंटिन्यूस आया था। एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो स्फेयर्स जो कि फिक्स्ड हैं, एक का मास है 16m और इसका मास m, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 2a। और हमें करना यहाँ पर यह है कि ये जो स्फेयर है, बड़ा वाला स्फेयर, इसके सरफेस से एक पॉइंट मास को यहाँ से किसी वेलोसिटी से यहाँ से रिलीज़ किया जाता है, इसके तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हमें पता करना है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी हम कितनी दें, इसको कितनी वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि वो इसके सरफेस तक पहुँच पाए। और क्योंकि हमें सब जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो बाहर बाहर ही करनी है यहाँ पर ये, तो ये दोनों स्फेयर्स यहाँ पे सॉलिड हैं या होलो हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कैलकुलेशन में। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पहले IIT में आया हुआ, IIT JEE 96 का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10a के बराबर दिया हुआ है। हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है कि कितने मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ से फेंका जाए, थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि इस सरफेस तक पहुँच पाए। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि इस सरफेस तक पहुँचने में दिक्कत अगर आ रही है तो क्यों आ रही है। तो ये सब हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस अगर होते हैं, तो ये सपोज ज़्यादा चार्ज मान लीजिए, कुछ ज़्यादा चार्ज है मान लीजिए, तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इधर आता है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इधर आता है। दोनों के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, और ऑब्वियस है कि जब मैं इसके नज़दीक रहूँगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ तक क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आ जाता है
फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, उसके बाद में फिर ये डोमिनेट करने लग जाता है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ये डायरेक्शन हो जाता है। तो जब भी इस तरीके के दो ये चार्जेस होते हैं तब भी ऐसा होता है। यहाँ पर दो मासेस है तब ऐसा होगा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रीजन रहेगा यहाँ पर आसपास में जहाँ पे इसका अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू इसका अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट ये भी कर रहा होगा, अट्रैक्ट ये भी कर रहा होगा। इसका अट्रैक्शन तो एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये तो इसको बुला रहा है अपनी तरफ, लेकिन इसके अट्रैक्शन की वजह से वापस इधर जाने की टेंडेंसी आ जाएगी इसमें। तो हमें इसके अट्रैक्शन के फील्ड से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, यानी इसका जो डोमिनेटिंग रीज़न है उस डोमिनेटिंग रीज़न से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, बिना किसी एनालिसिस के यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं और मिनिमम के लिए वो यहाँ पर पहुँचते समय इसके वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं और उससे फिर मिनिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई ना कोई एक ऐसा यहाँ पर पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। इसके इधर जब रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसका ज़्यादा रहेगा और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। उसके वजह से इस पे फोर्स इधर की तरफ लगता रहेगा, ये इसको वापस बुलाता रहेगा और जैसे ही इसको क्रॉस करोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फिर ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आप इसको किसी तरीके से इस पॉइंट को क्रॉस करा दो तो इस पॉइंट के क्रॉस कराने के बाद में ये ऑटोमेटिकली इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो इसके बाद में हमें एफर्ट लगाने की खुद से ज़रूरत नहीं है, अब ये इसके रीजन में आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो ये कि पहले तो हम ये पॉइंट पता कर लें कि ऐसा हो कहाँ पे रहा है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा है वहाँ तक इसको पहुँचाएं और जस्ट क्रिटिकल केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी को जीरो कर देंगे जिससे कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाए। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो कहाँ पे रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से r1 डिस्टेंस पर हो रहा है और यहाँ से लेट से ये r2 डिस्टेंस पे हो रहा है। दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ बैलेंस बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे, इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आ गया। तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, अब चाहे ये होलो या सॉलिड फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाहर का पॉइंट है ये, तो Gm डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड G 16m डिवाइड बाई r2 स्क्वायर। ये सभी डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से होते हैं, इसका ध्यान रखना होगा हमें यहाँ पर। इसमें यहाँ से आप देख सकते हो कि r2 बाई r1 इज इक्वल टू 4, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे r2 r1 का रेशो इसमें। और ये r2 प्लस r1 टोटल मिला के कितना है, 10a के बराबर है। तो उससे आप निकाल लोगे यहाँ से आंसर कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगी 8a, जिससे कि 4:1 यहाँ पर आ भी जाएगा। तो अगर यहाँ तक पहुँचा दिया उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा, यानी हम क्रिटिकल केस कर रहे हैं, बस उस क्रिटिकल में हम मिनिमम निकाल रहे हैं, उस मिनिमम से हल्का ज़्यादा होना चाहिए। अगर हल्का ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर जीरो से हल्की से ज़्यादा वेलोसिटी होगी और जीरो से हल्की ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो इट विल जस्ट क्रॉस दिस पॉइंट, और जैसे क्रॉस करके इधर आया फिर उसके बाद ये अपना काम कर देगा। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मैं यहाँ पर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। दिस इज़ माई इनिशियल पॉइंट सरफेस पे और एक तरीके से ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है यहाँ पे कि U फाइनल प्लस K फाइनल पोटेंशियल और ये काइनेटिक U इनिशियल प्लस K इनिशियल। अब इसमें अगर आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के देखो तो यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पर मासेस हैं, तो 3 इंट्रैक्शन टर्म और इस तरह की आनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे जो इंट्रैक्शन बदल रहा है वो सिर्फ किसके वजह से बदल रहा है, यही मास इधर से उधर हो रहा है यहाँ पर। तो हम बस अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसी की वजह से इंट्रैक्शन लिख लेंगे सिर्फ यहाँ पे, बाकी इन दोनों के बीच में जो आपस में इंट्रैक्शन है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो U फाइनल जब ये यहाँ पहुँच जाता है तब की बात हो रही होगी इसमें। तो U फाइनल के केस में इसके और इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वजह से आप यहाँ पोटेंशियल लिख लो और मास से मल्टीप्लाई कर दो इसके मास से। तो दिस m मल्टीप्लाइड बाय इसके वजह से कितना पोटेंशियल है, माइनस Gm डिवाइड बाय सेंटर से डिस्टेंस 2a। इसी तरीके से दूसरे वाले की वजह से माइनस G16m डिवाइडेड बाय इसके सेंटर से डिस्टेंस 8a के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पे जीरो रख रहे हो। फाइनली U इनिशियल इज जब ये इसके सरफेस पे था तब, तो इसके वजह से तो इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10 है और 2a हटा दो यहाँ से, तो m मल्टीप्लाइड बाय माइनस Gm डिवाइड बाय ये हो जाएगा 8a। और इसके वजह से तो सरफेस पे ही है तो सरफेस से पोटेंशियल लिख लेंगे, तो m माइनस G16m डिवाइड बाई 2। तो ये U इनिशियल, K इनिशियल इज़ हाफ m v स्क्वायर रख लेंगे, उससे जो v आएगा वो v एक तरीके से मिनिमम वाला v यहाँ पर होगा इसमें। और यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, स्मॉल m वगैरह हर जगह से कैंसिल हो जाएंगे इसमें। तो फाइनली v का जो आंसर बनेगा यू कैन चेक कि इतना आना चाहिए, 3/2 अंडर रूट 5G कैपिटल M/a।
So this is the minimum velocity. Next topic, gravitational field of infinite sheet. तो इनफाइनाइट शीट इस पे सिग्मा मास डेंसिटी है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करना होता है 4 पाई जी। तो यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका आंसर हो जाएगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी रखेंगे तो 2 और 4 यहाँ पे ये 2 बचेगा फिर इसमें, तो इट विल बिकम 2 पाई जी इंटू सिग्मा। और जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो टूवर्ड्स द शीट यहाँ पे आएगा, इस तरीके से डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द शीट एंड टूवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा हुआ है, तो सेल्फ एनर्जी फॉर होलो स्फीयर, अगर होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी क्या होगी वो लिख लेते हैं। तो बेसिकली सेल्फ एनर्जी का मतलब यही होता है कि इसको असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट को क्या वर्क करना पड़ेगा। तो मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और रेडियस इज r, तो बस इसके में ध्यान रखना होगा कि जो आंसर होगा आंसर विल बी नेगेटिव। तो u इज इक्वल टू, वहाँ पे होता था KQ स्क्वायर बाई 2r, यहाँ पे हो जाएगा माइनस GM स्क्वायर बाई 2r। अगर ये सॉलिड स्फीयर है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वॉल्यूम, तो इन दैट केस 3/5 यहाँ पर आता है, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, रेडियस इज r, देन u इज माइनस 3/4 GM स्क्वायर डिवाइड बाई r। क्वेश्चन ले रहे हैं, तो फाइंड वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ होलो स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M फ्रॉम रेडियस r टू 2r। एक होलो स्फीयर है, अगर उसका एक्सपेंशन होता है रेडियस r से 2r में, तो उसके लिए हमें वर्क डन बताने कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन जब भी बोलते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे इसका जो U का फॉर्मूला उसका यूज़ कर लेते हैं, तो U फाइनल कितना हो जाएगा माइनस GM स्क्वायर, मास वही रहेगा ऑब्वियसली बात है, तो माइनस GM स्क्वायर, अज्यूम कर रहे हैं अभी भी मास यूनिफॉर्म है, 2 इंटू रेडियस यहाँ पे 2r हो जाती है, फिर ये माइनस और फिर एक और माइनस यहाँ पे GM स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे -1/4 और प्लस 1/2, तो आंसर हो जाएगा GM स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। आंसर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो एक्सपेंड करने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जो मटेरियल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स होता है, एक तरीके से वो इसको कंप्रेस करना चाहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्रेस करना चाहता है, अंदर लाना चाहता है इसको, और हमें बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके ये एक्सपेंड होगा। तो दिस वर्क हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मीनिंग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है किसी बॉडी पे, उसके वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जनरली हम लोग इसमें अर्थ की बात करते हैं, किसी भी प्लेनेट के लिए बात कर सकते हैं इसके, लेकिन नॉर्मली वी रिमेंबर द वैल्यूज रिलेटेड टू अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज यहाँ पर ये प्लेनेट, लेट्स से दिस इज अर्थ, तो अर्थ से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है उसमें हम अर्थ को यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसको लेते हुए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। सपोज एक बॉडी जो कि सरफेस पे यहाँ पे रखी हुई है, तो अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एट द सरफेस, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को इसके मास से डिवाइड कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को मैं m ही अज्यूम कर लेता हूँ, तो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज, पहले तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लो, तो GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, ये सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया फोर्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जनरली स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर अब स्मॉल g यूज़ कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी यूज़ किया था, तो दिस विल बी फोर्स डिवाइड बाई मास। तो फोर्स डिवाइड बाई मास अगर आप यहाँ से करते हो तो ये GME बाई RE स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर लें, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, तो दिस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाती है। बहुत बार क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि 9.8 लेने के बजाय उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 भी ले लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.8 के आसपास यहाँ पर रहती है, तो जी इज़ 9.8, और ये जी की जो वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, सरफेस पे, तो दिस इज एट सरफेस। और इस एक्सप्रेशन को आपको याद भी रखना चाहिए, G इज इक्वल टू GME बाई RE स्क्वायर,
इसको आप चाहो तो अर्थ की डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ अर्थ डेंसिटी। तो G इज इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर, ये तो आ ही रहा था। मास को आप ये लिख सकते हो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो एक तरीके से दिस इज ऑन एन एवरेज डेंसिटी। तो आर स्क्वायर और यहाँ पे एक आर बच जाएगा फिर इसमें, तो इट विल बिकम 4/3 जी रो पाई इंटू आर। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर मुझे किसी और प्लेनेट के लिए करना है तो फिर उस प्लेनेट का मास, उस प्लेनेट की रेडियस यहाँ पर आ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी यहाँ पे। और ये भी दिख रहा है कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पार्टिकल को ले रहे हो, उसका मास यहाँ पे क्या है। मास इसका कुछ भी हो, वो मास अल्टीमेटली यहाँ से कैंसिल हो जाता है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली प्लेनेट पे डिपेंड करता है कि किस प्लेनेट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो हम अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अर्थ के लिए ये वैल्यू आती है 9.8। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर के जाता हूँ, हाइट पे लेके जाता हूँ, तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या उसका इफेक्ट होता है, उसका हम कैलकुलेट करना है। तो सपोज दिस इज अर्थ और सम अदर प्लेनेट। लेट्स से सरफेस से ये h हाइट ऊपर गया है और यहाँ कहीं पर है। अब यहाँ पर जब ये पहुँच गया, तो यहाँ पर जब ये गया तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को लिख लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू, तो पहले यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बस आप सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हो तो Gm/r² होता है। तो ये हो जाएगा आपका Gme/, अब ये पूरा डिस्टेंस r होता है, सेंटर से लिया जाता है, लेकिन ये जो r होगा वो इसके बराबर हो जाएगा Re + h। तो Gme/Re+h, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय मास। इससे यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर, जो कि टूवर्ड सेंटर यहाँ पे लग रहा होगा। अब F/m कर लेंगे तो इट विल गिव G, और G को मैं GH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि किसी हाइट h पर है ये। तो F/m किया तो ये हो जाएगा Gme/Re+h²। अब इसको हम कंपेयर करते हैं सरफेस पे जो G था उससे। तो सरफेस पे जो G था उससे कंपेयर करने के लिए कुछ इसे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो सम मैनिपुलेशंस, तो यहाँ से Re आप कॉमन निकालोगे तो इट विल बी Re² 1 + h/Re²। और ये जो क्वांटिटी है Gme/Re², तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा है कि Gme/Re² ये G के बराबर होता है। तो जो अर्थ के सरफेस पे है उसको मैं स्मॉल g सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे स्मॉल g सिंबल, तो GH इज इक्वल टू G, ये सरफेस का G है, 1 + h/Re। ऑब्वियसली कि ऊपर जाने पे जो G की वैल्यू है वो कम हो रही है, क्योंकि ये फोर्स आप देख रहे हो कि फोर्स कम हो जा रहा है, मास तो वैसे ही यहाँ पे हट जाता है इसमें। तो पहले Re आ रहा था Re², अब Re + h², तो डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है, और GH जो है वो ऑब्वियसली G से तो कम, इतना तो हम ज़रूर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, हमने तो एक्सप्रेशन तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें अब कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो हाइट होती है बॉडी की, नॉर्मली किसी बिल्डिंग की हाइट, किसी बॉडी की हाइट जो होती है वो रेडियस के कंपैरिजन में, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, क्योंकि अर्थ की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होती है। तो इट इज़ 6400 किलोमीटर। अगर हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करके ऊपर फेंका भी तो वो 1 किलोमीटर ऊपर भी नहीं जा सकता, यानी इतना ऊपर भी उसको नहीं फेंका जा सकता। तो ये जो h होगा वो रेडियस से बहुत ही कम होगा। तो अगर मैं ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ कर लूँ कि इफ़ h इज़ मच लेस देन Re, तो उस केस में आप इसको ऐसे प्रोसीड कर लो, G इसका ऊपर लेके चले जाओ तो 1 + h/Re की पावर -2 हो जाएगा। फिर आप बाइनोमियल यूज़ कर लो, तो बाइनोमियल में जैसे आपको पता होगा कि 1 + x की पावर n, अगर x जो है बहुत ही कम है 1 के कंपैरिजन में, तो यू कैन राइट इट 1 + nx। हायर पावर्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो G 1 - nx हो जाएगा 2h/Re। इसको आप थोड़ा और रीअरेंज कर लो, तो आप यहाँ पर G को नीचे ले आओ, यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में ले आओ G को, और 1 माइनस कर लो इधर ले आ करके, तो ये कुछ इस तरीके का टर्म बन जाएगा GH - G / G, और ये हो जाएगा -2h/Re। GH - G एक तरीके से G में चेंज है, ऊपर लेके गए तो G में कितना चेंज हुआ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ΔG/G, G में चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी सरफेस वाला G, सरफेस वाला जो G है उसके कंपैरिजन में इतना चेंज हुआ है 2h/Re। इसको आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन G, तो दिस टर्म इज फ्रैक्शनल चेंज इन G।
माइनस बस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो चेंज है वो चेंज यहाँ पे कैसा नेगेटिव है, जीएच जो होगा वो जी से कम होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है। तो माइनस यहाँ पर इसलिए है ड्यू टू डिक्रीज इन जी, जी यहाँ पे ऊपर जाकर के डिक्रीज हो गया। लेकिन एक यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, फाइनली यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आया है या फिर ये वाला जो रिज़ल्ट आया है, ये सभी रिजल्ट्स अप्लीकेबल उसी केस में होंगे व्हेन दिस इज़ अप्लीकेबल, कि h जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, आर के कंपेरेबल है, तो आपको फिर ये जनरल जो रिजल्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + h/re होल स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। अगर हम अर्थ के सरफेस में उसके नीचे चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तब जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कई बार हम कुछ एक्सकावेशन करके या टनल बना के अंदर चले जाते हैं, उस टनल या एक्सकावेशन से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पूरे मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम मास हमने रिमूव किया, तो कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं वहाँ पे। तो अगर हम अंदर चले गए तो फिर उस केस में जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हमको देखना है। तो सपोज दिस इज़ अर्थ, और अर्थ के अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम हैं, यहाँ पर जो मास m है वो यहाँ कहीं पर है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, रेडियस इज r, मास इज m। तो अगेन पहले हमें इसे यहाँ पे फोर्स लिखना पड़ेगा, और फोर्स हमेशा इसमें टूवर्ड्स सेंटर ही होगा। तो जो फोर्स होगा, फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अंदर के किसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो इतना होता है, उसका फॉर्मूला मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, gmr/r3। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड। जो स्मॉल r होता है वो हमेशा सेंटर से डिस्टेंस होता है, इसका ध्यान रखना होगा। तो स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस पार्टिकल का सेंटर से जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि d डेप्थ पर है यहाँ पर ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r - d के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी gme, स्मॉल r इज r - d डिवाइडेड बाय re³। अगेन g निकालने के लिए, तो g को मैं यहाँ पे gd से रिप्रेजेंट कर दूंगा। d यहाँ पर डिनोट करता है कि d डेप्थ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगेन f/m करने से आ जाएगा, तो f/m। अब थोड़ा मैनिपुलेशन अगर मैं यहाँ पे कर लूँ इसमें, तो मैनिपुलेशन करने के बाद में मैं ऐसे करता हूँ कि re³ में से re² इसके साथ में क्लब कर देता हूँ और re को इसके साथ क्लब कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे gme/re²। ये ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें सरफेस वाले जी से इसको कंपेयर करना है। अब एक re जो है वो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, तो re हट जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और 1 - d/re हो जाएगा यहाँ पर ये। तो दिस इज सरफेस वाला g, तो g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g × 1 - d/re। तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसा हमने कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज़ किया नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस वाले में अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ा था हमें वहाँ पे। इसको आप अगेन चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, g डिनोमिनेटर में आ गया, फिर 1 को आप इधर ले आओ, तो वही ΔG/g बन जाएगा यहाँ पर ये -d/re। अगेन माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, वो एक्सेलरेशन सरफेस के कंपैरिजन में कम हो गया। एक्चुअली जो वेरिएशन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, बेसिकली ये जो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, वो टर्म्स ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म्स आ रहे हैं। जो स्मॉल g है वो एक तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसके साथ साथ वो ग्रेविटेशनल फील्ड के भी बराबर ही है, क्योंकि जब आप यहाँ से m को हटा देते हो तो जो बच गया वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको पता है कि कुछ इस तरीके का होता है, तो सेंटर पे 0 होता है और उसके बाद में लीनियरली बढ़ता जाता है, यहाँ पर ये सरफेस तक बढ़ता गया और सरफेस के बाद वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम g होगा वो सरफेस पे होगा। सरफेस के आप ऊपर जाओगे तब भी g कम होगा, सरफेस के नीचे आओगे तब भी g कम होगा, सेंटर पे आकर के वो जो g है वो 0 हो जाएगा। तो इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करने में किसी भी तरह कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो हाइट वाला है उसमें ये फाइनल जो एक्सप्रेशन इस तरीके का आया था, उसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया गया था कि हाइट जो है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होनी चाहिए। क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी एट 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर, एक बार हमें हाइट लेना है, एक बार डेप्थ लेना है, और परसेंटेज चेंज इन जी देखना है। तो 32 किलोमीटर जो भी होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही कम होगा। रेडियस ऑफ अर्थ तो होता है 6400 किलोमीटर, तो उसके कंपैरिजन में ये भी बहुत ही कम है। तो मैं डायरेक्टली जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ΔG/g, दिस इज -2h/re, इससे फ्रैक्शनल चेंज आएगा, तो -2h इज 32 किलोमीटर है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6400 किलोमीटर, तो इट इज़ -1/100, फ्रैक्शनल है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो -1% हो जाएगा।
और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कि माइनस का ऑप्शन ना हो, सिंपली केवल न्यूमेरिकल आंसर्स हों कि 1 2 3 4 इस तरीके का, तो फिर आप 1 को टिक कर दोगे। अगर +1 भी दिया हुआ है, -1 भी दिया हुआ है, तो -1 को टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चेंज हो रहा है, ऊपर जाने पे ये कम हो रहा है। और जब भी हमसे चेंज पूछा जाता है तो वो चेंज जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस होना चाहिए। जब तक लिखा नहीं है तो हम सरफेस के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि 32 किलोमीटर जाने के बाद भी जो चेंज हो रहा है बहुत ही कम है, वो 1% का ही चेंज है। इसीलिए हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी उसमें जी को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ट्रीट करके सॉल्व करते थे। इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में बस इतना डिफरेंस होगा कि 2 नहीं आएगा बस यहाँ पे, तो -d/re, तो 32/6400, तो 2 नहीं आया तो फिर यहाँ पर ये 0.5 हो जाएगा, 0.5%। तो अगेन ये चेंज भी कम हुआ है। और ऐसा दिख रहा है कि जो डेप्थ है, डेप्थ के साथ में थोड़ा सा चेंज स्लो है, और हाइट के साथ में चेंज थोड़ा फास्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि उतनी हाइट पे यहाँ पे 1% का चेंज आ चुका है और उतनी डेप्थ पे यहाँ पे 0.5% का चेंज आया है। तो ये चेंज थोड़ा स्लो है और ये चेंज रिलेटिवली फास्ट दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट एंड डेप्थ जी बिकम्स 1/4। तो जो जी है वो 1/4 हो जाए, किसका 1/4? सरफेस का जो जी उससे कंपेरिजन में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब भी हम जी कंपेयर कर रहे हैं तो सरफेस के जी से कंपेयर करते हैं जब तक स्पेसिफिकली कुछ और ना लिखा जाए। तो हाइट वाला, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वही अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज़ करूँ, ΔG/G इज इक्वल टू -2h/re। कई बार कुछ लोग डेल्टा जी की जगह डायरेक्टली g/4 लिख देते हैं। डेल्टा जी g/4 नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा जी यहाँ पर कितना होगा, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये GH-G हो जाएगा। GH कितना हो जाना चाहिए? g/4, ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। 1/4, अगर हमने गलती से इसको 1/4 लिख दिया, डेल्टा जी को 1/4, तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 3/4 होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू -2h/re, और h फिर यहाँ से 3/8re आ गया। अब आप खुद सोचो यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला, यहाँ पर ये रिजल्ट जो होता है वो तब वैलिड होता है व्हेन h इज़ मच लेस देन re। तो आप ऐसे फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी किस पे बेस्ड है, h मच लेस देन re पे बेस्ड है, लेकिन वो जो आंसर दे रहा है वो आंसर फाइनली यहाँ पे क्या दे रहा है, इसमें h इज़ 3/8re। ऑब्वियस है कि h मच लेस देन re तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, h कंपेरेबल टू re हो गया यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट को देख करके हम यहाँ पर ये डिसाइड जरूर कर सकते हैं कि ये तो गलत आ रहा है। और आप खुद देखो जी में बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पर, और आप खुद देख सकते हो कि 32 किलोमीटर पे भी बहुत बड़ा चेंज नहीं होता था, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ऊपर गए होंगे तभी इतना चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो दिस फार्मूला इज़ नॉट वैलिड हियर, हमें यहाँ पर थोड़ा इसमें और बेसिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ये हो जाएगा जी 1 + h/re का स्क्वायर, जिसमें हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन यहाँ तक यूज़ नहीं किया था। तो जो GH है वो g/4 हो जाना चाहिए। अब दोनों साइड आप कंपैरिजन से डायरेक्टली आंसर बता सकते हो बिना ज़्यादा सॉल्व किए कि जी, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए। 1 + h/re जो है अंदर की जो क्वांटिटी है वो 2 होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर होगा तभी 4 हो सकता है। और ये अगर 2 होना चाहिए तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब h/re 1 होना चाहिए। तो h/re इज इक्वल टू 1, और हाइट जो है वो आप देख सकते हो रेडियस के बराबर है। तो आपने एक तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया और एक इससे कैलकुलेट किया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो h इज इक्वल टू re होगा। डेप्थ वाले में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डेप्थ वाले में कोई किसी तरीके का अप्रोक्सीमेशन तो आता नहीं है। तो डेप्थ वाले में आप इसका यूज़ कर लो, ΔG/G -d/re आता है, और ΔG/G कितना हो जाता है? -3/4। तो दिस इज -3/4 -d/re, d इज इक्वल टू 3/4 ऑफ re। तो मैंने re के टर्म्स में यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में ये कैलकुलेट किया है, तो d की जो वैल्यू है वो 3/4 के बराबर आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, इफेक्ट ऑन g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो 24 आवर्स में एक रोटेशन होता है, उस रोटेशन की वजह से जी पे क्या इफेक्ट होता है उसको हमको यहाँ पे देखना है इसमें। तो सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मुझे ये ओमेगा कैलकुलेट करना है तो ये ओमेगा इतना हो जाता है, दिस ओमेगा इज 2π/t। टी को 24 आवर्स वगैरह हम यहाँ पर रख सकते हैं और फिर उसको सेकेंड्स वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट विल बिकम 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑब्वियस है कि वैल्यू बहुत ही कम होती है ओमेगा, 7.27 इंटू 10⁻⁵। सपोज़ कोई बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पे यहाँ कहीं पर है, तो या तो यह सरफेस पे है या सरफेस के बहुत ही नज़दीक है।
तो हमें यहाँ पर अर्थ की वजह से होने वाले इफेक्ट बस देखने हैं इसके अंदर, बाकी के फोर्सेस जो भी हैं वो लग रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ इफेक्ट जो देखना है वो अर्थ की वजह से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं इस बॉडी पे वो देखने हैं यहाँ पर इसमें। तो ऑब्वियस है कि ये जो बॉडी है, बॉडी भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही होगी, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। इसके लिए जो सर्किल है वो सर्किल ये वाला हो जाएगा। तो इस सर्किल में जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। अर्थ की जो रेडियस है वो रेडियस, उस रेडियस को मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ आर ई के बराबर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। इस बॉडी पे एक तो सेंटर की तरफ यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, और यही ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरीके से जो सरफेस का g अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था वो है ये। तो m इंटू या तो सरफेस का g बोल दो जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, फिर m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस रोटेशन की वजह से इस फ्रेम में यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इन दिस फ्रेम ऑफ अर्थ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, और सपोज ये r रेडियस में घूम रहा है तो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो दिस आर द टू फोर्सेस बिकॉज ऑफ अर्थ। और यहाँ पर अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट अब कुछ ऐसे आ रहा होगा। तो रिजल्टेंट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे कई बार क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह की डिज़ाइन होती है उन डिज़ाइंस में भी इसका खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इफेक्टिव वर्टिकल डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो इसमें जनरली हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। अर्थ के सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन पॉइंट करता है, जैसे अर्थ के इस हिस्से पे ये जो लाइन दिख रही है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अर्थ के इस हिस्से पे ये जो लाइन दिख रही है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अर्थ के इस हिस्से पे ये जो लाइन दिख रही है सेंटर की तरफ ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है। लेकिन इफेक्टिव वर्टिकल जो है वो शिफ्ट होकर किधर आ गया है। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इनका बड़ा एक तरीके से एप्लीकेशन रहता है कि आप इफेक्टिव वर्टिकल डायरेक्शन देखो कौन सी है, उस पर उनकी डिज़ाइनिंग बेस्ड रहती है अगर ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें इनका इफेक्ट आ जाता है। तो हमें वो सब देखना होता है कि वेयर इज़ द इफेक्टिव वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम दैट लोकेशन। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ये जो दोनों फोर्सेज यहाँ पर हैं एम जी एंड एम ओमेगा स्क्वायर आर, इनका रिजल्टेंट मान लीजिए कुछ ऐसे आ रहा है और उस रिजल्टेंट को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम जी डैश कह लीजिए या फिर एम जी इफेक्टिव कह लीजिए इसको। सपोज ये जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा यहाँ पर एक तरीके से इस बॉडी के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस थीटा को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल, थीटा इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल। तो ये एंगल थीटा हो जाता है यहाँ पे, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। और एम जी और ये जो एम ओमेगा स्क्वायर, ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के इसमें एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूँगा कि एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर इनका रिजल्टेंट निकाल लूँगा, और उस रिजल्टेंट को इसके बराबर रख करके मैं जी इफेक्टिव निकाल लूँगा। तो एम जी इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो दो वेक्टर्स जिनके इसमें एंगल पता है उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो एम जी का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा है, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्मॉल आर को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, स्मॉल आर यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो आर ई कॉस थीटा। तो जहाँ पर भी स्मॉल आर दिख रहा है उसके जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर लो, और m पूरे में कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो g इफेक्टिव बचेगा सिर्फ यहाँ पे। तो अंदर के जो टर्म्स हैं उनको मैं लिख रहा हूँ दोबारा यहाँ पर स्मॉल r को सब्स्टिट्यूट करते हुए। तो इट विल बिकम g स्क्वायर, और थोड़ी मैनिपुलेशन के बाद में आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आफ्टर सम मैनिपुलेशन इन टर्म्स यू कैन राइट लाइक दिस। एक तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर आ चुका है हमारे पास में, लेकिन इसमें हम कुछ अब अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन काफ़ी वैलिड भी होंगे, आप देख सकते हो कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज़ होंगे। जैसे ये जो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यहाँ पर दिख रहा है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया 2g में से, और ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू होती है, आर यहाँ पे अर्थ की रेडियस है, आर ई लिख लेंगे यहाँ पर इसके लिए। तो ओमेगा स्क्वायर आर ई की जो वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में है, ओमेगा की वैल्यू इटसेल्फ काफ़ी कम है 7.2 10 की पावर माइनस 5, स्क्वायरिंग करेंगे और भी कम हो जाएगा फिर यहाँ पर ये। तो ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो, ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आर इज 0.033 एंड जी इज़ 9.8 एंड 2g इज़ 19.6। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, यहाँ तक हमने सब एक्यूरेट किया है, लेकिन उसके बाद में वी आर डूइंग सम अप्रोक्सीमेशन फॉर ए सिंपल फॉर्मूला. नाउ इट विल बिकम जी स्क्वायर माइनस ये 2g इसके साथ रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ टेक दिस g एज कॉमन, तो सॉरी यहाँ से जी स्क्वायर आप कॉमन निकालो तो जी स्क्वायर से g बाहर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई ये 2 चल रहा है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर से डिवाइड होगा एक जी बचेगा यहाँ पे नीचे पावर इज़ हाफ. तो अगेन यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ रही है और ये सब बहुत ही कम होंगे, जी बहुत बड़ा होगा. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी दिस इज़ मच लेस देन 1. अगर ये मच लेस देन 1 है तो वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस. तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. तो 1 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इट विल गिव ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी. जी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जी से मल्टीप्लाई किया तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा. तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो इफेक्टिवली जी है यहाँ पे वो कम हो गया है इसमें, जी माइनस इतना. और इसका डायरेक्शन वगैरह भी आप वेक्टर का यूज़ करके निकाल सकते हो. तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि इस एम जी और इस एम जी डैश में कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं आने वाला है, क्योंकि जी में से अभी भी आप जो माइनस कर रहे हो वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर ई का टर्म तो आ ही रहा है यहाँ पे, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही लेस देन 1 होता है ये. तो जी में से अभी भी बहुत ज़्यादा माइनस यहाँ पर नहीं हो रहा है. लेकिन अगर हम इफेक्ट देखना चाहें तो दिस इज़ द इफेक्ट कि जी में से कुछ कम हो रहा है यहाँ पे. अब ये जो कमी आ रही है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रही है. अर्थ के जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उन डिफरेंट लोकेशंस पे इसका आंसर डिफरेंट आएगा. अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ, लेट्स से एट इक्वेटर के लिए थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. इस तरीके के पॉइंट्स के लिए तो थीटा अगर 0 डिग्री हो गया यहाँ पर इसमें, तो थीटा इज 0 डिग्री. तो जी इफेक्टिव एट इक्वेटर विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई. अगर मैं पोल्स पे बात करूँ, इसकी पोल्स पे क्या हो रहा है एट पोल्स, तो पोल्स पे आप देख सकते हो थीटा विल बिकम 90 डिग्री. जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी. एक तरीके से इफेक्ट ही नहीं पड़ा. और क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा पोल्स के ऊपर, तो पोल्स पे आप देखोगे जब पोल्स के बहुत नज़दीक यहाँ पर रहेंगे तो जो सर्किल बनेंगे उन सर्किल का साइज़ एक तरीके से ऑलमोस्ट 0 ही आ रहा है. यहाँ पर रेडियस 0 आ रहा है उसका. यहाँ पर रहेंगे तो रेडियस एक तरीके से बढ़ता जा रहा है उस केस में, लेकिन यहाँ पे तो रेडियस ही ऑलमोस्ट 0 हो गया इसका. तो सर्किल ही नहीं बना, एक तरीके से सर्किल नहीं बना, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आ पाएगा एक तरीके से. तो मिनिमम इफेक्ट जो आ रहा है पोल्स पे आ रहा है, और जो मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है आप कह सकते हो कि वो इक्वेटर पे आ रहा है. इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है रोटेशन का, पोल्स पे 0 इफेक्ट या मिनिमम इफेक्ट इसको आप बोल सकते हो. समटाइम्स थीटा के टर्म्स में ना बात करके कुछ एक डिफरेंट एंगल ये ले लेते हैं यहाँ से, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. तो ये एंगल अगर मैं यहाँ से ले लूँगा इस लाइन के साथ में, तो लैम्डा को बोला जाता है को लैटिट्यूड एंगल. तो दोनों में रिलेशन सिंपल सा ही होगा, लैम्डा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा जो इसके साथ बन रहा है वो एंगल हो जाएगा लैटिट्यूड, और ये एंगल हो जाएगा को लैटिट्यूड. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जी इफेक्टिव की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, लेकिन पोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जो जी है उसी के बराबर यहाँ पर आ रहा है पोल्स पे. तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ. तो अर्थ की जो शेप होती है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं होती है, इसमें एक बल्जिंग इफेक्ट होता है. जो यहाँ पे अर्थ जो है एक तरीके से बल्ज यानी कि फैली हुई होती है यहाँ पर इसमें नियर द इक्वेटर्स. तो जो शेप है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इस शेप की वजह से जो रेडियस है हर जगह पे उस तरीके का नहीं रहता है, रेडियस कम या ज़्यादा इस तरीके की हो जाती है. तो इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो पोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ कुछ ये होती हैं 6378 किलोमीटर एट इक्वेटर, और पोल्स पे जो रेडियस होती है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6356 किलोमीटर होती है. और इनमें आप डिफरेंस देख सकते हो कि आर ई और आर पी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर. तो पोल्स और इक्वेटर पे जो रेडियस का डिफरेंस है वो 22 किलोमीटर है, और जो डायमीटर का डिफरेंस है वो करीब 43-44 किलोमीटर के आसपास फिर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ हैं. तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जी पे इफेक्ट पड़ जाता है, और क्योंकि रेडियस जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पे जी कम होना चाहिए, तो जी इक्वेटर पे कम होगा एज़ कम्पेयर टू पोल्स. तो यहाँ पे सिर्फ हमने शेप के इफेक्ट को देखा है, तो शेप की वजह से इक्वेटर पे जी कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे आर ई का स्क्वायर आता है वहाँ पर. इसमें आर ई यहाँ पर इक्वेटर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर पी यहाँ पे पोल्स पे जो रेडियस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो ये कम होता है, तो यहाँ पे जी इस इफेक्ट की वजह से बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड अर्थ सिस्टम। तो सपोज दिस इज अर्थ और कोई बॉडी जो कि सरफेस पे लेट से रखी हुई, मास इज एम, रेडियस अर्थ की आर के बराबर और मास जो है वो एम की इक्वल है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू, तो इसकी वजह से आप यहाँ पोटेंशियल लिख दो, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो m मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी एम ई बाई आर ई, ये हो जाएगा माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई। अब सपोज अगर मैं इसको यहाँ से h हाइट ऊपर लेकर के जाऊँ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है हम उसको देखना चाह रहे हैं इसमें। तो सपोज़ मैं इसको ऊपर लेके गया यहाँ से और h हाइट ऊपर लेकर के गया, तो इसको मैं u इनिशियल बोल देता हूँ और u फाइनल, जब ये h ऊपर चला गया तो उसी तरीके के टर्म्स आएंगे, तो नीचे बस आर ई प्लस एच हो जाएगा, जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। नाउ व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो जो आप इसको यहाँ पे रखोगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा जी एम ई एम, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो जी एम ई एम यहाँ पे हो जाएगा आर ई इंटू आर ई प्लस एच, और ऊपर ले जाएंगे तो आर ई कैंसिल हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, तो मैनिपुलेशन करने के बाद में ये स्मॉल m जी एम ई और आर ई एक पहले से, एक आर ई मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये h तो चल रहा था यहाँ पर इसमें, और क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई। ठीक है, ये हो गया। और जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ये जो सरफेस का जी होता है उसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये हो जाएगी एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर ई। तो जो डेल्टा यू है h ऊपर ले जाने पे डेल्टा यू हो जाएगा एम जी एच। एम जी एच एक बड़ा ही नॉन टाइप का टर्म है यहाँ पर, ये हमें पहले से इसके बारे में पता होता है। जो हम स्टार्टिंग में 11th में वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किसी बॉडी को अगर मैं h हाइट ऊपर लेकर के जाता हूँ तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो एम जी एच के बराबर आता है। और वहाँ पर जनरली हम लूजली इस तरीके से बोल देते थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब भी हम यू वगैरह सब निकालते हैं तो वो सिस्टम का होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो हम बोलते हैं कि इस सिस्टम का यू कितना है, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। हम ऐसा नहीं बोलते कि इसके पोटेंशियल एनर्जी या फिर इसके पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें बोलनी चाहिए, जो सही टर्म्स हैं वो सही टर्म्स यही हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड अर्थ सिस्टम। तो जो भी हम यहाँ पर वो एमजीएस वगैरह की बातें करते थे वो भी बॉडी एंड अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो एमजीएस किस कंडीशन में आता था, यहाँ तो एमजीएस नहीं आ रहा है, यहाँ तो एमजीएस डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई आ रहा है। अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर ये यूज़ कर लूँ कि इफ़ एच इज़ मच लेस देन आर ई, जैसे जनरली होता है, तो उस केस में डेल्टा यू का जो आंसर है वो आप देख सकते हो कि एम जी एच के बराबर हो जाएगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेटेड आंसर है जो हम वहाँ पे यूज़ करते थे, और वहाँ पर हम ये बोला करते थे कि जो जी है वो जी को आप यूनिफॉर्म कांस्टेंट मान के चलो। तो जी कांस्टेंट तभी रहेगा जब यहाँ पर हाइट बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में, तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड वर्क डन ऑन बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम टू रेज इट फ्रॉम सरफेस अप टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इनिशियली यहाँ पर ये सरफेस पर रखा हुआ था और सरफेस से इसको यहाँ तक लेके जाना और कितनी हाइट तक रेज करना है, जो हाइट है वो आर ई के बराबर है, इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम अपना जो इनिशियल नॉलेज है वर्क एनर्जी पावर से अगर हम उसको ब्लाइंडली यूज़ कर लें बिना सोचे समझे, तो हम बोलेंगे कि एम जी एच आंसर होना चाहिए और एच यहाँ पर क्या हो गया आर ई के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर इसमें, क्योंकि ये हाइट बहुत ज़्यादा है, कंपेरेबल टू आर ई है यहाँ पर। तो उस केस में आप डायरेक्टली एम जी एस यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको ये यूज़ करना चाहिए डेल्टा यू, एम जी एस डिवाइड बाई दिस एक्सप्रेशन। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज़ करते हो और एच को आर ई के बराबर रख लेते हो यहाँ पर इसमें, तो उस केस में डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो इसको रेज कर रहा होगा, तो एम जी आर ई, और आर ई यहाँ पर रख लोगे अगर आप एच को, तो एच बाई आर ई ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो जो वर्क डन है यहाँ पे वो कितना आ रहा है एम जी आर ई बाई 2, वो इससे कम आ रहा है। जो आप गलत करके कैलकुलेट कर रहे हो, गलत करके कैलकुलेट करोगे तो एम जी आर ई होगा, उससे कम आ रहा है। कम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने जी को यूनिफॉर्म रख करके कैलकुलेट किया, आपने हमेशा जी को उतना ही माना, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कम होती जाएगी, अर्थ का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो वो वर्क कम आना चाहिए इसका मतलब।
ठीक है, तो एम जी आर ई बाई टू, तो ये जस्टिफाइड है कि आंसर इससे कम होना चाहिए, एम जी आर ई से कम होना चाहिए और वो एग्जैक्टली 1/2 आ रहा है।